लेकिन अब वो पूरी तरह से परिपक्व हैं और परिपक्वता उनकी इस बात से झलकती है कि उन्होंने मल्लाहों के साथ जहां जहां मल्लाहों की संख्या अधिक है वहां किसी न किसी दूसरी जाति को जोड़ करके वो एक गठबंधन बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो जातीय जनगणना का फैक्टर जो सामने रखा है उसको बूस्ट करके उसको मेन कुर्सी पर बैठा करके आपको जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी है उसी तरह से आपको सत्ता का सहयोगी बनना होगा, सत्ता का कर्ता नहीं बनना पड़ेगा, सहयोगी बनना पड़ेगा। और इसके लिए आप अपने नीतीश कुमार लगातार समर्पित रूप से लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठाने में पहली भूमिका निभाई थी। उसके बाद से दोनों में कंट्राडिक्शन हुआ, आपने देखा ही। 15 साल के बाद नीतीश कुमार ने फिर उस कुर्सी को अपने हाथ में हासिल किया और 20 साल से वो लगातार चल रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप भारत लाइव देख रहे हैं। भाई साहब, चर्चा गर्म है और अब चर्चा गर्म है तो गर्म चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार की पत्रकारिता जगत में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले बाबा हमारे साथ होंगे। बाबा, पहले तो गर्म चर्चा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बाबा, जातीय जनगणना के बाद जो आंकड़ा आया है उसमें तो ये जाहिर हो रहा है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार को झटका लगते हुए नजर आ रहा है। देखिए शैलेश, अक्सर आपने देखा होगा जी कि हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग भी कहा करते हैं और हमने देखा भी है कि जो पेड़ लगाता है उसका फल खाने का उसको मौका नहीं मिलता। अच्छा। हालांकि अब तो कई तरह का वर्जन आ गया है, लेकिन पहले के लोगों तो क्या यही फॉर्मूला राजनीति में अप्लाई होता है बाबा? बिल्कुल। 2023 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में आपने देखा कि 2023 में जातीय जनगणना बिहार में हुई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका जो असर है वो देखने को मिला था। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराई, उनके साथ जातीय जनगणना कराने वालों की लिस्ट में तेजस्वी यादव थे जी, कांग्रेस भी उस टाइम कांग्रेस भी साथ में थी। और भारतीय जनता पार्टी इस जातीय जनगणना को कहती थी कि इससे समाज बढ़ जाता है जी, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी मजबूर हुई जातीय जनगणना कराने के लिए। ठीक है। लेकिन जिस बात को लेकर के हम लोग यहाँ आज खबर करने के लिए बैठे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, जी, वो इस बात को लेकर के नहीं है कि जातीय जनगणना होगा, जातीय जनगणना क्या होगा, जातीय जनगणना क्या होगा। हम अपने 3 दिन पहले किए जो खबर है उस खबर को लेकर के हम उसको एक बार फिर से हमारी खबर नहीं, जैसे हमारे पास जो आंकड़ा है बाबा कि जातीय जनगणना के बाद लगभग 36% अति पिछड़ा समाज है जी। तो क्या अति पिछड़ा समाज अब अपने मुख्यमंत्री का डिमांड नहीं करेगी क्या? जी, यही बात मैं बता भी रहा था। मैंने आपसे बताया था, पिछली खबर में मैंने बताया था कि मैंने अपने संपादकीय में संपूर्ण भारत में भी लिखा था जी जी, कि जिसमें नई जातियां, नई जो पार्टियां सामने आ गई हैं, उन नई पार्टियों का प्रभाव क्या होगा। 2023 में जो जातीय जनगणना बिहार में हुई, इस जातीय जनगणना के बाद सभी को पता चल गया कि मेरी जाति कितना है। ये हो सकता है कंट्राडिक्शन हो कि हमारा आंकड़ा कम रहा या हमारा ज्यादा बताया गया, हमको सही ढंग से नहीं, मोटा मोटी सबको अंदाजा हो, लेकिन मोटा मोटी तो ये अंदाजा हो गया ना कि अगर हम है 5% तो हमको पता है कि हम 5% से 5.5 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं हो सकते हैं क्योंकि सब शिकायत कर रहे हैं कि हम बढ़ करके हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें ये अब जोड़ घटाव शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा दोनों गठबंधन में अब तक मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में किसी खास का नाम नहीं आया। अच्छा। अपनी पार्टी भले ही कह ले कि मेरे तरफ से ये मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है वो बैनर पोस्टर लगा दे कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। बिहार की जब बात होगी तो नीतीश कुमार की बात होगी। जाति जनगणना की वजह है ना? बड़ी वजह है। और उस बड़ी वजह की देखिए, आप जब संख्या बल में होते हैं, आप गोतिया पट्टीदार, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, आपके घर में भी गोतिया पट्टीदार होंगे, खेत बधार होगा। तो खेत बधार वाले में देखिएगा कि जिसके घर में पट्टीदार ज्यादा होता है, जिसमें ज्यादा संख्या होती है, वहाँ ज्यादा ये होता है, तो वो परिवार उसमें दबदबा बना के रखता है और उसके खेत में कोई अपना मेड़ आगे नहीं बढ़ाता है। जो कमजोर होता है उसी के खेत में थोड़ा ठेल करके मेड़ बढ़ा दिया था, घींच भी लेता है अपना। वही स्थिति हो गई है कि अब ये लोगों को पता चल चुका है कि मेरी संख्या कितनी है, मेरा औकात कितना है, मेरे जाति के लोग कितना है। जी जी। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि जब पता चल जाता है किसी को कि ये होने वाला है तो उसके बाद से वो या तो अलर्ट हो जाता है या फिर अपने अधिकार की मांग करने लगता है। यही स्थिति सामने आ गई है और कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों कहीं ना कहीं अब इस स्टेट ऑफ माइंड से के साथ चल रही है कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अब ये समय है कि धीरे धीरे करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी 11 साल से केंद्र की सत्ता में है। बिल्कुल।
कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हम उस पर दबाव बनाना शुरू करें, क्योंकि 11 साल का एक रिकॉर्ड हो गया है, एक कन्वेंसी है जिसको लेकर के अब उसको एंटी में या जो भी होता ही है। बिल्कुल हाँ। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से शासन कर रहे हैं और कांग्रेस जो है 20 सालों से लगातार आप देखे हुए हैं कि राजद के पीछे पीछे चल रही है। कभी जब नीतीश कुमार लौट करके आते हैं महागठबंधन में, तब कांग्रेस भी सत्ता का हिस्सेदार बनती है। बिल्कुल। लेकिन 2015 के बाद और 2022 में दो बार ऐसा मौका मिला कांग्रेस को, और कांग्रेस 2015 में पनपी भी थी। लेकिन उसके बाद जब नीतीश कुमार अलग हो गए तो कांग्रेस की स्थिति फिर वही हो गई। 2019 में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने महागठबंधन की लाज बचाई थी। बिल्कुल। लोकसभा के चुनाव में मात्र एक सीट ला लेकर के। लेकिन वही विधानसभा में बाबा ये भी आरजेडी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। ये भी बात सही है, इस बात से कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आप समझिए कि हम लोग एक जगह काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हम ऐसे लोगों का बीट दे दें अच्छा जिनको कोई पूछता ही नहीं है, हम कह दें कि अब तक जिसका इंटरव्यू नहीं चला उसको जाकर के इंटरव्यू ले लीजिए। हाँ। तो निश्चित रूप से आपको उसको इंटरव्यू को लेने में तो ठीक है, चलिए आपने ले लिया, आपने काबिलियत है कि ले ली। हाँ। लेकिन उस आदमी को जानता कितना लोग, इसलिए लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से व्यू कम आएगा। वही उसी कांग्रेस को आपने देखा कि 2024 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में ठीक है आपने कह दिया कि हाँ भाई चलिए उसके चलते हुआ, लेकिन उसको आपने दिया क्या? उसको बची खुची सीटें थी जो आपके यहाँ से मुकेश सहनी भाग गए, उसकी सीटें आपने दे दी। बिल्कुल जो मुकेश सहनी के समीकरण में था, तो वो आप सीट देकर के उसको किस समीकरण में? कांग्रेस इस बार पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अब तक जो बिहार में हुआ है, आप ध्यान से देखिए ना, आजादी के बाद से जब से बिहार का फॉर्मेशन हुआ तब से बिहार में लगभग सभी जातियों का, सभी समुदाय का कब्जा रहा है। कोई भी नहीं कह सकता है कि मेरा नहीं रहा, लेकिन अधिक कौन रहा? ये एक बड़ी बात है। सवर्णों की बात रही, पिछड़ा की बात रही, जबकि एक अति पिछड़ा नीतीश कुमार का ही बनाया हुआ समुदाय है। बिल्कुल अति पिछड़ा समुदाय बनाया हुआ है। और अति पिछड़ा समाज में जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे तो किस परिस्थिति में उनको सत्ता से बाहर किया गया, क्या उनके साथ दंश उनको झेलना पड़ा, ये सभी कुछ जानते हैं। जबकि उनके बारे में कई ऐसी बातें हैं कि जब एक बार विदेश गए थे किसी मीटिंग में तो उनका कोट फटा हुआ था। अच्छा। तो समझ सकते हैं आप कि किस तरह के लोग जो समाज के एकदम अंतिम पायदान से उठ करके और इस बिहार की छवि को बताया भी जाता कि वो मुख्यमंत्री बन भी गए थे, उसके बाद उन्हें अपमानित किया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी लंबे समय तक आपको बताया ना कि उनके गांव की बहुत सारी कहानियां हैं। मैंने कई खबरों में उनके बारे में बताया। जब उनको भारत रत्न मिला था तो मैंने कई एपिसोड किए हैं जिसको लेकर के उनकी जीवनी को मैंने रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि हम जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर बात करने के लिए आए हैं कि नीतीश और तेजस्वी को दोनों को झटका लग रहा है। अभी भी तक झटका लगते आ रहा है ना। नीतीश कुमार को, नीतीश की बेचैनी आप देख रहे होंगे, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने गठबंधन के बीच में जो अपना प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव पर अभी तक मुहर नहीं लगी है। दूसरी तरफ आप महागठबंधन की बात करिए, तेजस्वी यादव के प्रस्ताव पर भी कोई मुहर नहीं लगी है। इसका सीधा सीधा मतलब है। और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, जिन्होंने जेपी आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई है, अश्विनी कुमार चौबे, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और बिहार में आपकी मुलाकात भी हुई थी उनसे। जी, उनसे मेरी मुलाकात, देखिए होता क्या है कि मैं कभी अगर निकलता हूँ, वैसे तो बिल्कुल मैं बहुत कम निकलता हूँ, लेकिन किसी कार्यक्रम में निकलता हूँ तो पुराने लोगों से मेरी मुलाकात होती है, तो पुरानी बातें होती रहती है। इस बीच में उनके 2 बयानों की मैं चर्चा करूंगा। उन्होंने लगातार अपने 2-3 बयानों में, 2 दिन पहले हमारे यहाँ रिपोर्टर हमारे मुकेश हैं, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार की राजनीति पर और कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने साफ कहा था कि अब समय आ गया है कि बिहार को अति पिछड़ा के हाथ में सौंपा जाए। अच्छा। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को कहते हैं कि एक स्थिति जो सामने आ रही है उसमें सवर्णों को यह सोच लेना होगा कि आपको या तो अति पिछड़ा के पीछे पीछे चलना है, उसको बूस्ट करके, उसको मेन कुर्सी पर बैठा करके, आपको जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी है, उसी तरह से आपको सत्ता का सहयोगी बनना होगा। सत्ता का कर्ता नहीं बनना पड़ेगा, सहयोगी बनना पड़ेगा। और इसके लिए आप अपने आप को तैयार रखिए। आपने देखा होगा कि एक लंबे समय से, पिछले करीब 30-35 सालों से, जब से ये सामाजिक न्याय की बात चली, जब से मंडल आयोग आया, इन सारी बातों को आपने देखा होगा कि बिहार में सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया और बिहार से ही पिछड़ा समाज की शुरुआत हुई। जो सबसे बड़ी पिछड़ा समाज की जाति थी, उस जाति को नीतीश कुमार ने ये कहते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलवाई थी कि लालू यादव का 14% सबसे बड़ी संख्या जो है वो उनका किसी भी समाज में
किसी भी जाति में सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या तो है। इनको यदि आप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हमारे समाजवादी विचारधारा को बल मिलेगा और ये समाज आंख मूंद करके लालू प्रसाद के लिए वोट करेगा बिल्कुल। और हम तो साथ में हैं ही। साथ में है। यही कारण है कि नीतीश कुमार लगातार समर्पित रूप से लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठाने में पहली भूमिका निभाई थी। जी उसके बाद से दोनों में कंट्रडिक्शन हुआ, आपने देखा ही। 15 साल के बाद नीतीश कुमार ने फिर उस कुर्सी को अपने हाथ में हासिल किया जी और 20 साल से वो लगातार चल रहे हैं। बीच में उन्होंने एक मौका दिया था, जी, जबकि जी। लालू प्रसाद को भी एक मौका हाँ, मिला हाँ, था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बैठाया और नीतीश कुमार को मौका मिला तो एक दलित को उन्होंने बैठा करके बिल्कुल। एक निश्चित रूप से एक प्रमाण जरूर दिया था और एक जो तारीख कहा जाता है कि उसको बार सेट किया था। हटाया भी तो उन्होंने था ना, वो एक अलग बात अलग है, मैटर। लेकिन शुरुआत तो उन्होंने शुरुआत किया। उन्होंने उनके किया। बाद में आप जानते हैं कि सत्ता क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति में खास करके अगर देखा जाए तो यहीं पे सब बाबा जितना आपका विश्लेषण से हम समझ पा रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक है कि वो यहाँ से अति पिछड़ा की राजनीति को आगे बढ़ा के कुछ फायदा उठाने की कोशिश करेगी? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जातीय जनगणना का फैक्टर जो सामने जी, रखा जी, है उसमें यदि आप गंभीरता के साथ देखें तो आपको 2-3 चीजें देखनी होगी। जी जी पहली बात तो ये, हम आंकड़ों से इसलिए समझा रहे हैं कि अति पिछड़ा की अगर बात हम करते हैं जी। तो उनका 36% से अधिक वोट लगभग है। 36% से अधिक वोट है इसके बाद आप बात करें दलितों की, दलितों के। तो दलितों का 19% के आसपास वोट है। जी बिल्कुल। हम इन्हीं दोनों को एक जगह कर देते हैं, अति पिछड़ा और दलित अगर एक जगह आ जाते हैं तो ये विनिंग कंडीशन तो है। बिहार के राजनीति का एपी सेंटर यही है, अति पिछड़ा और पिछड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये जो है इस ये पे कौन पूरा कब्जा कर रहा ये यहाँ आकर के आप गेम पैक हो जाता है। यानी कि अति पिछड़ा और दलित मिल जाए तो बिल्कुल। गेम पैक हो जाएगा गेम पैक और हो फिर जाएगा। किसी के लिए कोई चांस नहीं है। नहीं है लेकिन अति पिछड़ा समाज में जो बटा हुआ है, जी। अलग अलग जातियां हैं, 113 जातियां हैं, और पिछड़ा समाज में जो 27% पिछड़ा है उनमें से 14% सिर्फ यादव हैं, बाकी 13% है। ये 13% वो आश्रित हैं जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जी जी जी। ये अपने दम पर नहीं चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे आप कहिएगा कि आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, हाँ। तो आपका सवाल जब होगा तो इसमें आप जोड़ लीजिए कुशवाहा को। अच्छा अच्छा। जो सेकंड नंबर पे कुशवाहा आता है पिछड़ा समाज में, तो तो कुशवाहा अकेले नहीं चलता है, जब भी चलता है तो वो कुर्मी को लेके चलता है, अच्छा, कुशवाहा कुर्मी दोनों का इंक्लूड एक साथ लेके। नहीं, ये किसी के अकेले नहीं चलते हैं। कुशवाहा कुर्मी, जैसे आप समझिए पिछड़ा वर्ग में यादव जो है अकेले चलता है, वो अकेले। 14% है, इसलिए आधा से ज्यादा है। और कांग्रेस की वजह से मुसलमान भी लगभग इंटैक्ट तो रहता ही है बिहार में। वो देखिए मुसलमानों वाली बात, मुसलमान में भी पिछड़ा होती, पिछड़ा और दलित है, अच्छा उनमें भी सेक्टर बटा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन्हीं में से आते हैं वो भी, अच्छा, वर्तमान समय में क्या बटा हुआ है या ये जाति जनगणना के बाद ये फैक्टर काम आ सकता है? उसको बांटने की कोशिश हो रही हाँ, है। कोशिश और कर रहे हैं। आगे जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा दाव खेला, उसकी चर्चा हमने पंचनामा में किया था, पंचनामा आगे में भी किया, हम करते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मेरा जो कहने का तात्पर्य जी, ये जी, है हाँ। कि ये 27% पिछड़ों की हम बात अगर करते हैं जो सत्ता को डोमिनेट करती है, बिल्कुल। तो इसमें सत्ता में दूसरे नंबर का पार्टी जो है कुशवाहा आती है। लेकिन कुशवाहा की जगह पर यहाँ पर कुर्मी जो है 20 साल से शासन में बैठे हुए कर हैं। रही है। तो ये बैठे हुए क्यों, तो कुशवाहा और कुर्मी एक साथ जुड़ा जाता है, समीकरण लवकुश समीकरण जुड़ा जाता है। इसके बाद आप किसी भी जाति का नाम ले लीजिए तो वो जाति आपको दूर दूर तक सत्ता में नजर नहीं आएगी। हाँ, ठीक है, यहाँ इसको गेम को पैक करते गेम को हैं। पैक तो यानी कि सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि इस पिछड़ा समाज का भी जो यादव, कुर्मी और कुशवाहा, बिल्कुल, इसको छोड़ करके बाकी जो जातियां हैं, हाँ, करीब हमको लगता है कि 25-26 जातियां हैं लगभग, हाँ 25-26 जातियां हैं। तो इसमें से 25-26 जातियों में से आप 4 जातियों को हटा दीजिए, इनको 4 को हटा दीजिए, तो 4 को हटा दीजिएगा तो लगभग 20 से 22 जातियां जो है वो तो इसके अगेंस्ट में खड़ी हैं कि आप अगर इसके साथ आ जाते हैं, अति पिछड़ा और दलित के साथ आ जाते हैं, तो आप सत्ता में बने रहते हैं और आपकी बात भी सुनी जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार इसलिए आपकी बात नहीं सुन पाएंगे कि उनके पास एक वोट बैंक है, उनको लगता है कि मेरे पास वोट बैंक है, वो दबंग है अपनी जाति के हिसाब से। दूसरी तरफ यादवों की बात करें तो तेजस्वी यादव के साथ भी यही बात लागू होती है। लेकिन अब जो डिमांड चल रहा है कि इसको आप बदलिए, बदलने का फैक्टर ये है कि देखिए 19%, 14% से तो ज्यादा है 19%। जी जी जी। दलितों का मानना यह है कि हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, हाँ, चिराग पासवान को आप मुख्यमंत्री बनाइए। लगातार डिमांड। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के से पहले आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव की तुलना में बात चल रही थी तो जीतन राम मांझी ने कहा था कि उनसे ज्यादा योग्य तो मेरा बेटा है, हाँ, संतोष को क्यों नहीं बनाइएगा आप मुख्यमंत्री, पढ़ा लिखा है, डॉक्टरेट किए हुए है, प्रोफेसर रहा है, सरकार में है, अच्छा शासन चला रहा है। तो ये सारी बातें लेकर के उन्होंने कहा था। दूसरी तरफ आप देख लीजिए तो चिराग पासवान पूरी तरह से एकदम 100% स्ट्राइक रेट देते आ रहे हैं, इनका भी एक नाम है।
और अति पिछड़ों में कई ऐसी जातियां हैं जो एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। बस यही से सवाल हमारा है बाबा कि जिस तरह से जातीय जनगणना के बाद और जितना डीपली आप विश्लेषण कर देते हैं, हमको लग रहा है कि छोटी छोटी पार्टियां जो लगातार पनप रही है उसका भी इम्पैक्ट तो होगा बिहार में। हाँ, अब इसके इम्पैक्ट की बात आप कर लीजिए। इसी का इम्पैक्ट तो इसके इम्पैक्ट की बात कीजिएगा तो आपको सीधे नजर आएगा कि कम से कम 10 पार्टी तो आपके नजर के सामने है। अभी तो जी पान समाज के नेता की बात आप पान समाज की बात कर रहे हैं, उसके अलावा आप और भी जैसे चंद्रवंशी विद्यापति चंद्रवंशी, उनकी भी अपनी पार्टी है। इसके अलावा और भी पार्टी है, डांगी समाज अपना पार्टी बनाए हुए है, पार्टी आएगी भी और बहुत सारी पार्टियों को आना है। इसके बाद आप देख लीजिए कि तेली समाज जो है अपना पार्टी बना करके रहा है। इसके अलावा भी देखिए जो हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ा में नाई है, बढ़ई है, कुम्हार है, प्रजापति है, इस सारे लोग लगभग ये तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद मल्लाहों की, अति पिछड़ों में मल्लाहों की पार्टी है। आप देखिए कि मुकेश सहनी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं और लगातार वो उन्होंने अपना प्रमाणित भी किया। 2020 में उनको मौका मिला, 10-11 सीटें उनको मिली, 4 सीट जीत करके आए, सत्ता में भी रहे। भले ही देखिए राजनीतिक रूप से उनका अनुभव उतना ज्यादा राजनीति का नहीं था, तब हो सकता है कि उन्होंने जल्दबाजी कर ली होगी, लेकिन अब वो पूरी तरह से परिपक्व हैं। और परिपक्वता उनकी इस बात से झलकती है कि उन्होंने मल्लाहों के साथ, जहां जहां मल्लाहों की संख्या अधिक है, वहां किसी न किसी दूसरी जाति को जोड़ करके वो एक गठबंधन बना रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए मिथिलांचल में मल्लाहों की संख्या अधिक है, दूसरे नंबर पर वहां ब्राह्मण आते हैं, और ब्राह्मणों को मिले करके दलित और ब्राह्मणों का, माफ कीजिएगा, मल्लाह और ब्राह्मण का वो एक गठजोड़ बना करके संजीव मिश्रा को वहां पूरा चार्ज दे दिए हैं। संजीव मिश्रा सन ऑफ मिथिला के नाम से आप जाने जाते हैं, और पूरे मिथिलांचल, सीमांचल और कोशी के क्षेत्र में आप जाके देख लीजिए उनकी तुति बोल रही है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि इधर आप देख लीजिए चंपारण की तरफ, तो चंपारण तरफ जब आप चले जाते हैं तो वहां उन्होंने वरुण विजय को सामने खड़ा कर दिया है, राजपूत समाज से आते हैं। जी। और वहां उन्होंने देखा कि मल्लाहों को अगर राजपूत समाज का साथ मिल जाएगा तो एक बढ़िया गठजोड़ हो जाएगा। पहले भी उन्होंने किया था, राजू सिंह को टिकट दिया था, टिकट जीतते भी। ये सारी चीजें घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा करती है कि अब जो समय आ गया है, उस समय में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर वो जल्दीबाजी में खा जाएंगे तो बहुत गर्म है, मुंह जल जाएगा उनका। इसलिए इस बार जो मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा, वो चेहरा बार बार जो भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। मैंने अश्विनी चौबे की बात बीच में ही रोक दी थी, आगे मैं बताऊंगा कि जैसे ही ये बात अमित शाह ने कही कि चुनाव के बाद हम मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे, तो हंगामा मच गया था एनडीए में, खास करके जदयू के तरफ देखें। नीतीश कुमार को लेकर के चिराग पासवान ने भी कहा है, लेकिन साथ में उन्होंने एक प्लस किया है कि मैं भी उम्मीदवार हूं। मैं इस बार के चुनाव में तो नहीं, अगले चुनाव में मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा और बिहार की राजनीति करूंगा। तो एक तो यहाँ सवाल खड़ा होता है, यहाँ आकर के देख लीजिए कि एक दलित पहले से तैयार है, उसका चेहरा भी है और उसके पीछे सपोर्ट सिस्टम भी है। सपोर्ट सिस्टम में आप देख लीजिए कि लगभग सभी जातियों के लोग एक स्वर में जो है उनको पसंद करते हैं। अति पिछड़ा की बात करें तो आपने आईपी गुप्ता की बात की, सामने खड़े नजर आ रहे हैं, बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, और ये बात मुकेश सहनी दावे के साथ कह रहे हैं, बिना किसी हेजिटेशन के वो कह रहे हैं। लगातार जिस तरह का वो क्षेत्र में घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं और सरकार पर नकेल कसे हुए हैं, वो भी देखने लायक बात है। ऐसी स्थिति में सैनिक के लिए कहा भी जाता है कि जिस तरह से आरजेडी का यादवों पर कब्जा है, इसी तरह मल्लाहों पे लगभग 70% वोटों पर उन्हीं का कब्जा है। बिल्कुल। हालांकि देखिए कई बार ऐसा हुआ है, जैसे पिछले ही चुनाव में 2024 में देख लीजिए, तो अगर हम उसको विश्लेषण के पद्धति में देखें तो जितना सफल उनको होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। हो सकता है कि बहुत लेट करके वो आए महागठबंधन में, और उसके बाद थोड़ा सा उनको समय कम मिला था, ये भी बात हो सकती है। लेकिन मुकेश सहनी में क्षमता है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर वो किसी और के साथ जुड़ जाए तो उसकी क्षमता बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। चिराग पासवान एनडीए में है, बिल्कुल। अगर वो अकेले कुछ नहीं है जी, लेकिन अगर जिनके साथ गए उनको बदल सकते हैं निश्चित रूप से। तो अब जो सीधे तौर पे नजर आ रहा है, उसमें जो बड़ा समाज है, जिसकी जातीय जनगणना होने के बाद संख्या सामने नजर आ गई, 36% दलित हैं, और दलितों में 113 से ज्यादा जातियां हैं। इन सभी जातियों में से आप देख लीजिएगा तो सबकी कहीं ना कहीं 25 ऐसी जातियां हैं जो इन्फ्लुएंस करने वाली हैं। इसमें कुछ ऐसी जातियां हैं जो चुनाव के रुख को मोड़ती हैं, जिसकी खबरें हमने कल संपादक नमन मिश्रा जी के साथ किया था कि उसमें कुछ जातियां ऐसी हैं जो सीधे तौर पे हार जीत का फैसला करती हैं। अगर हम 5 जाति की बात करें जो सीधे तौर पे चुनाव को प्रभावित करती है तो बताइए। देखिए, चुनाव को प्रभावित करने वाली में सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो जो उसके 4 सेक्टर हैं। अच्छा। एक तो हार जीत का फैसला कौन सी जाति करती है, तो इसमें आप समझ लीजिए पान समाज की जिसकी बात कर रहे थे, ये समाज हिडन वोटर था,
और आज अब तक इससे तक- पहले इसका नेता भी कोई नहीं था। बिल्कुल, अब तक इस समाज ने 2005 से पहले जी लालू यादव को वोट दिया। जी सामाजिक समीकरण के तहत, सामाजिक समरसता के तहत, सामाजिक न्याय वाली बात जो उन्होंने कही, उस न्याय में उसको लगा कि नहीं भाई, लालू प्रसाद हमको सामाजिक न्याय दिलवाएंगे, बिल्कुल खटिया पर बैठना सिखा दिए। बिल्कुल। तो ये लेकर के वो देता था। उसके बाद कहार है, चंद्रवंशी है, बढ़ई है, कुर्मी है, नाई है। ये ऐसा समाज है जो वोट जो है उसको हार जीत के फैसले को माने प्रभावित कर सकते तो हैं। एक ये हो गया। दूसरी तरफ इसको दूसरे वर्ग में देखें तो चुनाव में खास करके रुख मोड़ने वाली कुछ जातियां हैं, जी वैसी जातियां भी हैं जिसमें से वैसे है, कानू है, मल्लाह है, नोनिया है, धानुक है, जिसकी चर्चा हम कभी कर रहे थे। इसके अलावे जो राजनीति में दखल अंदाजी देती है, जिसकी भी चर्चा हमने किया था, ऐसी जातियां हैं, भूमिहार है, राजपूत है, तेली है, कुर्मी है, मुसहर है। ये ऐसी जातियां हैं जिसका अपना एक वोट बैंक है, और ये सीधे तौर पे क्या करती है कि ये उन बातों को लेकर के जगह पर पहुंचाती है और वहां आकर के वो सीधे सीधे दखल करती है चुनाव में। जीत हार में इसका एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहता है। इसके बाद कुछ ऐसी जातियां हैं जो दूसरे पर आश्रित रहती हैं, जो उपजातियां कहलाती हैं। जैसे आपने सुना होगा, तो जब भी मुकेश सहनी बात करते हैं अति पिछड़ा की, तो बिंद, मलाह, नोनिया सबकी बात करते हैं। तो ये जो बिंद समाज है, भूया समाज है, धोबी है, पासी है, ये समाज जो है वो किसी न किसी के साथ अटैच रहता है। उसके बाद जो कुछ जातियां हैं जो डोमिनेट करती हैं, आज इसी डोमिनेट करने वाली जातियों पर पूरा फोकस है, और इन्हीं जातियों में से अधिकांश समय में बिहार की गद्दी पर रहे हैं। इसमें से यादव रहे हैं, पासवान रहे हैं, चमार रहे हैं, कुशवाहा रहे हैं, ब्राह्मण रहे हैं। अब पासवान का नंबर जो है वहां आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पासवान को लंबा समय नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। अब इसी बात को लेकर के जैसे जैसे चिराग पासवान का कद बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप देख लीजिएगा कि ये प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है कि इस बार 2025 के चुनाव में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरा का पेज फंसने वाला है, जिसको अश्विनी चौबे ने, जिस बात को हम वहीं ड्रॉप किए आए थे, अश्विनी चौबे ने कई बार रिपीट किया है कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कोई अति पिछड़ा होगा। इसमें एक प्लस मैं कर दे रहा हूं कि सिर्फ अति पिछड़ा ही क्यों, एक दलित भी हो सकता है, क्योंकि जो अति पिछड़ों की पार्टी है उसमें से मुकेश सहनी सामने नजर आ रहे हैं, आईपी गुप्ता सामने नजर आ रहे हैं, चंद्रवंशी, विद्यापति चंद्रवंशी सामने नजर आ रहे हैं। इसके अलावे भी और कई पार्टियां हैं जो सामने सामने नजर आ रहे हैं। तो पिछड़ों में भी कई पार्टियां हैं जो इस बात का इंतजार कर रही है कि अगर अति पिछड़ा के साथ हम चलते हैं तो हमारा कुछ होगा। इसी बीच को देखते हुए बिहार की राजनीति में अब न तो यादव, न ही आप कुर्मी कुशवाहा की बात कर लीजिए, एक बताते हैं त्रिवेणी संगम की भी बात हुई थी, तो त्रिवेणी संगम में पहले यादव, उसके बाद से कुशवाहा का नंबर था जो कि कुर्मी ने ले लिया। अब कुशवाहा बार बार कह रहे हैं कि मेरा नंबर था, आपका ले लिए तो हमको दीजिए, लेकिन ये सारा चीज अब बीती हुई बात हो जाएगी, और पिछड़ा और दलित मिल करके बिहार को लीड करे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जातीय जनगणना से जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों ने 2024 के चुनाव में ये बात साबित कर दिया है। 100% स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का रहना, 100% स्ट्राइक रेट जीतन राम मांझी का रहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि पिछड़ा समाज से आने वाले नीतीश कुमार और पिछड़ा समाज से आने वाले नरेंद्र मोदी को नकार दिया गया है। चिराग पासवान के साथ एडवांटेज ये भी है बाबा कि उसके साथ बैकवर्ड जो जिस जाति से वो आता है उसका वोट तो है ही उनके साथ, लेकिन फॉरवर्ड का भी अच्छा खासा आंकड़ा है। हर समाज में आप उनके देख लीजिए, उनके हर समाज में राजपूत भी नजर आएंगे, ब्राह्मण भी नजर आएंगे, और भी बाकी की जातियों के लोग भी नजर आएंगे, पिछड़ा अति पिछड़ा सब उनमें है। चिराग पासवान को एक नेता के रूप में लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है, और यही बात जो है वो ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है कि चिराग पासवान का ऊंट जो है किस करवट बैठेगा। आने वाले चुनाव में चिराग पासवान और कई ऐसे नेता हैं पिछड़ा समाज के, जिसमें मुकेश सहनी भी हैं, आईपी गुप्ता भी हैं, चंद्रवंशी भी हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, और जो सरकार बनेगी उसमें इनका रेस में सबसे आगे चल रहे हैं अति पिछड़ा और दलित। इस बार जो मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, मुझे जैसा लगता है ये टॉस होगा, टॉस के साथ होगा। टॉस सोन डोमिनेट अभी भी नहीं रहेगा बिहार की राजनीति, बिल्कुल नहीं, सब दूर दूर तक कहीं नजर आ रहा है, दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। सत्ता के साथी हो सकते हैं, लेकिन लीडर नहीं हो सकते। तो बीजेपी के ऐसे भी कोर वोटर माना जाता है। बिल्कुल। तो आपने देखा चर्चा गर्म है, और बाबा के विश्लेषण के बाद यकीन मानिए बिहार की राजनीति में चर्चा जरूर गर्म होगी। आप भारत लाइव देख रहे थे, हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।